मैं पूजा चौधरी आज की कक्षा में आप सबका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम कक्षा 12 के समाजशास्त्र विषय के भाग 2 को पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है भारत में सामाजिक परिवर्तन और विकास। और हम इसके 5वें अध्याय को कर रहे थे, जिसका नाम है औद्योगिक समाज में परिवर्तन और विकास। और आज हम इसके चौथे भाग को करने जा रहे हैं, जिसका नाम है भूमंडलीकरण और उदारीकरण का प्रभाव। तो शुरू करते हैं हमारा चौथा भाग। पिछले भागों में हमने देखा कि भारत में स्वतंत्रता के पश्चात और उसके बाद में 2 तरीके से या 2 चरणों में जो है आर्थिक सुधार किए गए। पहले चरण में वे आर्थिक सुधार आते हैं जो स्वतंत्रता के पश्चात भारत की सरकार ने लागू किए थे, जिनमें हम बात कर सकते हैं कि भारत की सरकार जो है वह मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाती है, जिसके अंतर्गत भारत के जो प्रमुख क्षेत्र है उन पर सरकार ही अपना नियंत्रण रखती है और धीरे धीरे सरकार उन क्षेत्रों पर कुछ सुधार कार्यक्रम स्वयं की नीतियों के अनुसार नियंत्रण रखते हुए लागू करती है और कुछ क्षेत्र वह निजी क्षेत्रों के लिए छोड़ देती है। तो इस प्रकार से मिश्रित अर्थव्यवस्था में भारत की सरकार प्रमुख क्षेत्रों को अपने नियंत्रण में रखती है और जो छोटे क्षेत्र हैं वह निजी क्षेत्रों के लिए खोल देती है। और इसी के परिणाम स्वरूप उन निजी क्षेत्रों के जो भी उद्योग थे उनके लिए लाइसेंस प्रणाली भी लागू की जाती है, यानी कि किसी भी व्यक्ति को निजी क्षेत्र में कोई उद्योग की स्थापना करनी है तो वह कुछ निश्चित नियमों को मानेगा या सरकार की शर्तों को पूरा करेगा, तब सरकार उसे लाइसेंस देगी और उसके पश्चात वह व्यक्ति जो है उस उद्योग की स्थापना कर सकेगा। तत्पश्चात सरकार ने यह महसूस किया कि मिश्रित अर्थव्यवस्था के होते हुए भी भारत का विकास बहुत तेजी से आगे नहीं बढ़ रहा है और इसी जरूरत को पूरा करने के लिए 1990 के दशक में भारत की सरकार अपनी औद्योगिक नीति में परिवर्तन करने के लिए अर्थव्यवस्था का विकास करने के लिए भारत में एलपीजी की नीति को लागू करती है, जिसे हम कहते हैं उदारीकरण, भूमंडलीकरण और निजीकरण की नीति को भारत में लाया गया। और उसी के परिणाम स्वरूप भारत की सरकार अब जो अपने प्रतिबंध थे जो कि अनावश्यक थे उनमें कुछ लचीलापन अपनाती है। कहने का मतलब अब व्यक्ति को उद्योगों की स्थापना के लिए कठोर नियमों को मानना जरूरी नहीं था। अब कोई भी व्यक्ति जो उद्योगों की स्थापना भारत में करना चाहता है वह लचीलेपन के नियमों की प्रणाली से जो है उद्योगों की स्थापना भारत में कर सकता था और इसी के तहत लाइसेंस प्रणाली को भी समाप्त कर दिया गया। और इसी के लिए भारत में अर्थव्यवस्था की जो गति है धीरे धीरे बढ़ने लगी और भारत में उद्योगों की स्थापना तेजी से होने लगी, जिसमें कि भारत में मशीनीकरण भी बढ़ा, भारत की प्रौद्योगिकी भी आगे बढ़ी और भारत में जो है स्वरोजगार और लोग जो है उद्योगों की स्थापना करने के लिए भी सरकार द्वारा प्रोत्साहित किए गए। उसी के तहत अब आगे क्या परिवर्तन होते हैं उसे हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि भारत में रोजगार कैसे प्राप्त किया जाने लगा। तो भारत में बहुत कम पैमाने पर जो है लोगों को विज्ञापनों या रोजगार कार्यालयों के माध्यम से रोजगार मिलता है। तो हम कहेंगे लोग किस तरीके से काम या रोजगार प्राप्त करते हैं। तो हम कहेंगे भारत में बहुत कम अनुपात में लोग विज्ञापन या रोजगार कार्यालय द्वारा नौकरी प्राप्त करते हैं और यह नौकरी भी 2 क्षेत्रों में प्राप्त की जाती है, एक सार्वजनिक क्षेत्र में और दूसरा है निजी क्षेत्र में। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में नौकरी प्राप्त करने के पश्चात भी बहुत बड़ा अंतर पाया जाता है, यानी कि किसी व्यक्ति को सार्वजनिक क्षेत्र में यदि नौकरी प्राप्त करनी है उसका तरीका क्या होगा और निजी क्षेत्र में नौकरी प्राप्त करनी है उसका तरीका क्या होगा। तो ये दोनों ही तरीके जो हैं अलग अलग हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में नौकरी प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को यानी नियुक्ति पाने के लिए व्यक्ति को कुछ योग्यताओं को रखना आवश्यक होगा और यह योग्यताएं जो हैं वह उसकी शिक्षा भी हो सकती है, उसका कौशल भी हो सकता है, उसका ज्ञान भी हो सकता है और उसका अनुभव ही हो सकता है। लेकिन इसमें जो है निश्चितता होती है, यानी कि यह योग्यता होना अनिवार्य होता है, तभी व्यक्ति को सार्वजनिक क्षेत्र में क्या प्राप्त होती है, नौकरी प्राप्त होती है। लेकिन यदि हम निजी क्षेत्र की नौकरी की बात करें
तो हम कहेंगे निजी क्षेत्र की जो नौकरी है वह बहुत ही आसानी से मिल जाती है, यानी कि उसमें नियुक्ति के नियम कैसे होते हैं, लचीले होते हैं। यानी कि किसी भी प्राइवेट क्षेत्र में यदि आपको नौकरी प्राप्त करनी है तो उसके लिए नियम इतने कठोर नहीं होते जितने कि सार्वजनिक क्षेत्र के होते हैं। यानी कि व्यक्ति को योग्यता तो रखनी होगी, लेकिन उसमें थोड़ी बहुत कमी भी होने पर व्यक्ति को नौकरी मिल सकती है। इसी तरीके से यदि हम सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में वेतन के आधार पर अंतर की बात करें तो सार्वजनिक क्षेत्र में एक निश्चित वेतन प्राप्त होता है जो पहले से निर्धारित होता है, लेकिन यदि हम निजी क्षेत्र की बात करते हैं तो उसमें वेतन में भी जो है अनिश्चितता पाई जाती है। साथ ही साथ सार्वजनिक क्षेत्र में जो भी नौकरियां होती हैं उन्हें पेंशन व अन्य सुविधाएं भी दी जाती हैं, जैसे कि मकान का किराया भत्ता। लेकिन निजी क्षेत्र में पेंशन व किराया भत्ता होना आवश्यक नहीं है। साथ ही साथ जो नौकरी का स्थायित्व है वह भी सार्वजनिक क्षेत्र में अधिक देखने को मिलता है। यानी कि हमने देखा कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में नौकरी प्राप्त करने के लिए क्या क्या तरीके अपनाए जाते हैं और कार्य करने का तरीका क्या होता है और उसका वेतनमान किस प्रकार का होता है। तो हम कहेंगे सार्वजनिक क्षेत्र व निजी क्षेत्र की नौकरियों में क्या अंतर देखा जाता है, तो हम कहेंगे सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों में व्यक्ति को मकान का किराया भत्ता मिलता है। कार्य के लिए जरूरी योग्यताएं विस्तार से बताई जाती हैं, यानी कि आपकी आयु कितनी होनी चाहिए, आपकी शिक्षा क्या होगी, आपकी अनुभव कितना होना चाहिए, यह सभी विस्तार से बताया जाता है। इसमें पदोन्नति यानी कि प्रमोशन के प्रावधान भी होते हैं। यानी सार्वजनिक क्षेत्र में की गई नौकरियों में जो है प्रमोशन के प्रावधान भी होते हैं। और यदि हम निजी क्षेत्र की तुलना करें सार्वजनिक क्षेत्र से तो हम देखेंगे इसके विपरीत इसकी विशेषताएं होती हैं। यानी कि निजी क्षेत्र की जो नौकरी होती है उसमें नियमित वेतन की प्राप्ति तो हो जाएगी, लेकिन वेतन व जरूरी योग्यताएं जो होती हैं वह लचीली होती हैं। कहने का अर्थ यह होता है कि वेतन कितना मिलेगा यह कभी कभी निश्चित भी नहीं होता, और जरूरी योग्यताएं यानी कि चयन या नियुक्ति के लिए आपको क्या क्या योग्यताएं रखनी होंगी, आपकी शिक्षा क्या होनी चाहिए, आपकी आयु कितनी होनी चाहिए, आपका अनुभव कितना होना चाहिए, उसके नियम भी कैसे होते हैं, लचीले होते हैं। एक अनुबंध की तरह कर्मचारियों से काम लिया जाता है। अनुबंध का अर्थ है एक कॉन्ट्रैक्ट जिसमें एक समझौते की बात हम कर सकते हैं। तो एक समझौते की तरह कर्मचारियों से निजी क्षेत्र में काम लिया जाता है और प्रत्येक संगठन के अपने क्या होते हैं, नियम होते हैं, और यदि आप उन नियमों को मानते हैं तभी वह संगठन आपको काम पर आगे रखता जाता है, अन्यथा आपको काम से कभी भी निकाला जा सकता है। तो इस प्रकार से सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरी और निजी क्षेत्र की नौकरी दोनों में बहुत ही बड़ा अंतर देखने को मिलता है। इसी प्रकार से यदि हम बात करें स्वरोजगार की, स्वरोजगार का अर्थ है वे व्यक्ति जो कि खुद का रोजगार करते हैं, यानी वह किसी कंपनी में या फैक्ट्री में काम नहीं कर रहे हैं, वह अपनी ही योग्यता के आधार पर, अपने ही क्षमता के आधार पर खुद का ही रोजगार कर रहे होते हैं, उसे हम कहते हैं स्वरोजगार में लगे लोग। जैसे कि हम बात कर सकते हैं एक सुथार की, एक प्लम्बर जो कि नल ठीक करता है, या कि एक प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाने वाले अध्यापक की, ये सभी स्वरोजगार के उदाहरण हैं। तो स्वरोजगार में लगे लोग जो होते हैं उनको कार्य कैसे प्राप्त होता है, तो हम कहेंगे स्वरोजगार में लगे जो लोग हैं उनको खुद के ही काम के द्वारा नया काम मिलता है। जैसे हम बात करते हैं बिजली के मिस्त्री या खाती या निजी ट्यूशन देने वाले अध्यापक, सबका काम ही उनका विज्ञापन होता है। यानी कि यदि एक निजी क्षेत्र का ट्यूशन पढ़ाने वाला अध्यापक अच्छा पढ़ाएगा तो ही उसे अन्य नए छात्र मिल सकेंगे, अन्यथा नए छात्र उसे नहीं मिल सकेंगे। तो इस प्रकार से स्वरोजगार में जो भी लोग लगे हुए होते हैं उनको अपने कार्य से ही नया कार्य मिलता है और उनका कार्य ही नए कार्य के लिए विज्ञापन बन जाता है। इस प्रकार से हम कहेंगे कि फैक्ट्री के कामगारों को रोजगार देने का तरीका क्या आया है, तो हम कहेंगे अब औद्योगिकरण, उदारीकरण, निजीकरण के परिणाम स्वरूप
कार्यकारिणी और यूनियनों के द्वारा जो है, यानी कि ठेकेदारों के द्वारा कामगारों को फैक्ट्री में काम दिलवाया जाना बढ़ रहा है। फैक्ट्री के कामगारों को रोजगार देने का तरीका अब क्या आने वाला है, तो हम कहेंगे ठेकेदारों, कार्यकारिणियों या यूनियन द्वारा काम दिलवाया जाना निरंतर बढ़ रहा है। रोजगार को दो तरीके से किया जा रहा है। रोजगार जो है अब कितने तरीके से किया जा रहा है, दो तरीके से किया जा रहा है, जिसमें एक है किसी संगठन में रोजगार करना और दूसरा है खुद का ही रोजगार करना, जिसे हम कहते हैं स्वरोजगार। तो किसी फैक्ट्री में या फिर किसी कंपनी में रोजगार करना जो है पहला तरीका होगा और दूसरा होगा स्वरोजगार करना। और सरकार जो है रोजगार को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठा रही है, चाहे वह किसी संगठन में रोजगार प्राप्त करना हो या खुद का रोजगार लगाना हो। तो क्या सरकार इसके लिए कोई प्रयास कर रही है, तो हम कहेंगे उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण जो है वह प्रक्रियाएं तो आ चुकी हैं और आज भी उसका परिणाम हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन भारत की वर्तमान सरकार जो है रोजगार को बढ़ाने के लिए दोनों ही प्रकार के, जिसमें हम बात कर सकते हैं किसी संगठन के अंतर्गत रोजगार या स्वरोजगार, दोनों को बढ़ाने के लिए ही प्रयास कर रही है। तो वह किस प्रकार के प्रयास कर रही है, तो इसके लिए हमें उदाहरण हमारी पुस्तक में मिलते हैं स्टैंड अप इंडिया और मेक इन इंडिया प्लान्स की। तो ये क्या है, भारत सरकार के दो कार्यक्रम हैं। पहला है स्टैंड अप इंडिया और दूसरा है मेक इन इंडिया। तो जानते हैं ये क्या है। स्टैंड अप इंडिया भारत में 2016 में लागू किया जाता है भारत की केंद्र सरकार द्वारा। ये देखिए, ये स्टैंड अप इंडिया का लोगो है, करें प्रयास पाएं विकास। कहने का अर्थ यह है कि भारत की सरकार भारत में रोजगार और स्वरोजगार को बढ़ाने के लिए आम लोगों को प्रोत्साहित कर रही है और आम लोगों में भी वह जनांकीय डिविडेंड की बात भी कर रही है, यानी कि वे लोग जो कि हाशिए पे खड़े हैं। और हाशिए पर कौन खड़े हैं, तो भारत में एससी यानी कि अनुसूचित जाति, एसटी यानी कि अनुसूचित जनजाति और महिला वर्ग जो है वह भारत के हाशिए पर खड़े हुए वर्ग माने जाते हैं। और 2016 में लागू किया गया स्टैंड अप इंडिया प्रोग्राम जो है वह इन्हीं हाशिए पर खड़े लोगों के विकास की बात करता है या इन्हें रोजगार दिलाने की बात करता है, क्योंकि ये जो लोग हैं इन्हें, चाहे वे युवा हो, महिला हो या फिर जो समाज के गरीब तबके के जो लोग हैं, उन्हें सरकार प्रोत्साहित करना चाहती है। सरकार इन्हीं लोगों को प्रोत्साहन दे रही है, किस प्रोग्राम के द्वारा, स्टैंड अप इंडिया प्रोग्राम के द्वारा। और इसके लिए सरकार चाहती है कि ये जो लोग हैं भारत की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दें। और यदि इन लोगों के पास में किसी भी प्रकार का कोई भी योजना है कि भारत में वह उद्योग की स्थापना करना चाहते हैं, तो उस योजना को भारत की सरकार प्रोत्साहित करने के लिए 10 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक का लोन उपलब्ध करवा रही है। तो इस प्रकार से भारत के हाशिए पर खड़े लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए कि वे भारत की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दें, स्टैंड अप इंडिया प्रोग्राम 2016 में भारत की सरकार द्वारा लागू किया जाता है। इसी तरीके से जो दूसरा कार्यक्रम है जो भारत की सरकार लागू करती है वह है मेक इन इंडिया प्रोग्राम, जो कि भारत में 2014 में लागू किया जाता है। और यह क्या है और इसका उद्देश्य क्या है, तो मेक इन इंडिया योजना जो है वह, उसका उद्देश्य भारत में निर्यात को बढ़ाना है और आयात को कम करना है। और वह कैसे हो सकता है, उसके लिए भारत में अधिक से अधिक उत्पादन को बढ़ाया जाना भारत की सरकार का उद्देश्य है। यानी कि भारत की सरकार मेक इन इंडिया के माध्यम से भारत में बनाओ की एजेंडे को लेकर के, इस प्लान को लेकर के आती है और कहती है कि देशी लोग और विदेशी लोग दोनों को ही भारत में आकर्षित किया जाए और ऐसी नीतियां बनाई जाए कि भारत में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन को बढ़ाया जाए और भारत में ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्री
कंपनी और मिलों की स्थापना की जाए, जिससे कि भारत के लोग जो हैं वहां पर रोजगार प्राप्त कर सकें और बेरोजगारी में धीरे धीरे कमी हो सके। तो इस प्रकार से भारत सरकार की ये दो कार्यक्रम जो है भारत में रोजगार को बढ़ाने के लिए उत्तरदायी हैं। तो इस प्रकार रोजगार को बढ़ाने के लिए, चाहे वह किसी संगठन में रोजगार हो या वह स्वरोजगार हो, भारत की सरकार भी प्रयास कर रही है, जिसके उदाहरण हमने ये दो देखे। इसी तरीके से हम कहेंगे कि ये जो प्रोग्राम है या ये जो योजनाएं हैं कुछ बड़े नीतिगत प्रयासों में से एक है, यानी कि मेक इन इंडिया और स्टैंड अप इंडिया जो है नीतिगत प्रयास है जो रोजगार व स्वरोजगार को संभव बनाते हैं। इन प्रयासों से हाशिए पर खड़े हुए लोग, जिनमें हमने बात की SC ST और महिला वर्ग, तो इन प्रयासों से हाशिए पर खड़े हुए लोग, चाहे वह अनुसूचित जाति हो, अनुसूचित जनजाति हो या महिलाएं हो, रोजगार के अवसरों का लाभ उठा सकते हैं। इन सकारात्मक प्रयासों से भारत के युवाओं, जिसमें कि जनांकीय डिविडेंड की बात होती है, को विकास की प्रक्रिया से जोड़ दिया गया है। तो इस प्रकार भारत के युवा जो हैं इन कार्यक्रमों का लाभ उठाते हुए भारत की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दे सकते हैं। इस प्रकार से काम को किस तरह किया जाता है, अब LPG के बाद में जब LPG की नीति भारत में लागू की गई है, तो अब काम को करने के तरीके में क्या परिवर्तन आया है, तो हम कहेंगे आज भी घरों में हो रहे कार्य की तरह ही भारत की फैक्ट्रियों में काम हो रहा है। तो हम कहेंगे काम को किस तरह किया जाता है, तो भारत में कार्यस्थल पर संपूर्ण कार्य को घर में हो रहे उत्पादन की तरह ही किया जाता है, यानी कि आज भी घर में किस प्रकार से उत्पादन होता है वैसे ही भारत की फैक्ट्रियों में भी या भारत की कंपनियों में भी उत्पादन हो रहा है। इसी के तहत प्रत्येक कंपनी में एक मैनेजर की नियुक्ति होती है, यानी कि सभी कार्य को संचालित करने के लिए एक कंपनी में एक मैनेजर होता है और उसका प्रमुख कार्य क्या होता है, तो हम कहेंगे कामगारों को नियंत्रित रखना और उनसे अधिक काम करवाना ही मैनेजर का प्रमुख कार्य होता है। यानी कि उस फैक्ट्री के अंदर जो भी कामगार हैं उनको नियंत्रित करना और उनसे ज़्यादा काम लेना, और यह काम वह दो तरीके से ले सकता है, यानी कि फैक्ट्री के मैनेजर या कंपनी का जो मैनेजर है वह कामगारों पर नियंत्रण को बनाए रखने के लिए और उनसे ज़्यादा काम लेने के लिए दो तरीके अपना सकते हैं। पहला तरीका है कि काम के घंटों को बढ़ा देना, यानी कि यदि कामगार एक कंपनी में एक दिन में 8 घंटे काम करता है तो उसके कार्य के घंटों को 8 से 9 घंटे या 10 घंटे कर देना, जिससे कि वह ज़्यादा से ज़्यादा काम करे। दूसरा तरीका जो मैनेजर अपना सकता है ज़्यादा से ज़्यादा काम करवाने के लिए वह यह है कि कार्य के घंटों को ना बढ़ाया जाए, बल्कि जितने घंटे काम किया जा रहा है उसी में जो श्रम है वह बढ़ा दिया जाए। यानी कि यदि 8 घंटों में एक कंपनी में 200 मोबाइल का निर्माण हो रहा है तो वह अब बढ़ा करके 200 के स्थान पर 8 घंटे में ही 400 मोबाइल का निर्माण करना आवश्यक कर दे। तो इस प्रकार से मैनेजर जो है वह अपने कामगारों पर नियंत्रण रखता है और चाहता है कि कंपनी के अंतर्गत कामगार जो है उसके नियंत्रण में रहते हुए ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। तो हम कहेंगे मैनेजर का प्रमुख कार्य है कामगारों को नियंत्रित रखना और उनसे अधिक काम करवाना। इसी के अंतर्गत वह दो तरीके अपनाता है। पहला तरीका कार्य के घंटों में वृद्धि कर देना, जिसमें हमने उदाहरण दिया कि यदि एक कामगार 8 घंटे एक दिन में कार्य कर रहा है तो उससे बढ़ा करके वह 9 घंटे कर दे या 10 घंटे कर दे, तो जिससे क्या होगा कि वह अधिक काम करेगा। और मैनेजर जो है वह यही चाहता है कि कामगार ज़्यादा से ज़्यादा काम करे। तो दो तरीके में पहला तरीका हो गया कार्य के घंटों में वृद्धि और दूसरा तरीका हो गया निर्धारित समय में वस्तु का उत्पादन बढ़ा देना। यानी कि निर्धारित समय, यानी कि यदि वह कामगार 8 घंटे काम कर रहा है और 8 घंटों में 200 वस्तुओं का उत्पादन कर रहा है, चाहे वह मोबाइल हो या कोई
अन्य वस्तु हो तो वह 8 घंटे में यदि 200 वस्तुओं का निर्माण कर रहा है, उसके स्थान पर वह 8 घंटे में ही 400 वस्तुओं का निर्माण करने लग जाए। तो इस प्रकार प्रत्येक कंपनी में एक मैनेजर होता है, वह अपने कामगारों को नियंत्रित करता है और उसका उद्देश्य होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कामगारों से काम लिया जाए, जिसके कि 2 तरीके हमने देखे। इसी तरीके से प्रत्येक फैक्ट्री में अब क्या है, निरंतर मशीनें बढ़ रही हैं, यानी कि मशीनीकरण अब धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि मशीन जो है उत्पादन को बढ़ाती है बजाय कि मनुष्य के, यानी कि मनुष्य की गति से अधिक गति जो है मशीन की होती है। इस कारण मशीनों का उत्पादन जो है वह अधिक प्रमुख होता है बजाय कि एक मनुष्य द्वारा किए गए उत्पादन से। इसीलिए कामगारों का स्थान कौन ले लेती है, मशीनें ले लेती है, यानी कि जिस फैक्ट्री में पहले कामगार काम कर रहे थे, अब धीरे धीरे वहां पर मशीनें उनका स्थान ले लेती हैं, क्योंकि मशीनों से उत्पादन और भी तेज गति से होता है। इसी तरीके से क्या यह मशीनीकरण भारत या विश्व के लिए लाभदायक है, तो इसके विरोध में स्वर उठाते हैं 2 प्रमुख व्यक्ति, जिसमें हम बात कर सकते हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की और कार्ल मार्क्स की। महात्मा गांधी जी कहते हैं कि मशीनों से किए गए उत्पादन से एक प्रमुख हानि यह है कि इससे भारतीयों का रोजगार छिन रहा है, यानी कि पहले जो व्यक्ति फैक्ट्री में श्रम के द्वारा उत्पादन करते थे, अब उन्हीं फैक्ट्रियों में यदि मशीनें लग जाएंगी तो भारत में बहुत ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ जाएगी। इसीलिए गांधी जी जो है अत्यंत मशीनीकरण के खिलाफ थे और वे कहते थे कि मैं मशीनों के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मशीनों के लिए होने वाले पागलपन के लिए मैं खिलाफ हूं। तो इस प्रकार से गांधी जी जो है मशीनीकरण के खिलाफ नहीं थे, वे कहते थे कि अतिरिक्त मशीनीकरण जो है, जो कि भारतीयों को बेरोजगार बना रहा है, वह भारत के लिए गलत है। इसी तरीके से प्रमुख समाजशास्त्री कार्ल मार्क्स भी मशीनीकरण को विश्व के लिए हानिकारक समझते थे और मशीनीकरण का विरोध करते थे। तो हम कहेंगे कार्ल मार्क्स व गांधी जी ने रोजगार हेतु मशीनीकरण को खतरा माना था, क्योंकि इससे रोजगार में धीरे धीरे क्या हो जाती है, कमी हो जाती है और अधिक लोग बेरोजगारी की तरफ बढ़ने लगते हैं, जो कि एक प्रमुख सामाजिक समस्या है। उत्पादन को बढ़ाने हेतु कार्य को संगठित रूप से करवाया जाता है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो, इस वजह से लोगों को कार्य करने के लिए बाध्य किया जाता है और उन्हें एक निश्चित समय पर एक निश्चित वस्तु और एक निश्चित कार्य करने के लिए बाध्य किया जाता है, जिसे हम कहेंगे संगठित रूप से कार्य करवाना। इस हेतु एक नई अवधारणा का जन्म होता है, जिसे कि जन्म देते हैं अमेरिका के फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, और यह अवधारणा क्या कहलाती है, 1890 में आई यह अवधारणा कहलाती है वैज्ञानिक प्रबंधन। तो वैज्ञानिक प्रबंधन जो है वह कार्य को संगठित रूप से करवाने के लिए अवधारणा के रूप में 1890 में जन्म लेती है विंस्लो टेलर के द्वारा, जो कि एक अमेरिकन थे। तो यह है हमारे विंस्लो टेलर, और इसी अवधारणा को टेलरिज्म या औद्योगिक इंजीनियरिंग भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि कार्य को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है और प्रत्येक व्यक्ति को अपना अपना कार्य सौंप दिया जाता है कि आपको यह कार्य करना है, जिसे हम कहते हैं औद्योगिक इंजीनियरिंग या टेलरिज्म। तो इस प्रकार टेलरिज्म या औद्योगिक इंजीनियरिंग जो है वह कार्य को छोटे से छोटे पुनरावृत्ति वाले तत्वों में तोड़ देती है और कामगारों के मध्य विभाजित कर देती है। तो इस प्रकार से यह टेलरिज्म या औद्योगिक इंजीनियरिंग जो है वह कार्य को कामगारों के बीच में बांट देती है कि आपको छोटे छोटे टुकड़ों में अपना कार्य समाप्त करना है, और इसी के लिए जन्म होता है स्टॉप वॉच का। ये देख रहे हैं आप, ये क्या है, स्टॉप वॉच है, यानी कि अब मिनट और सेकंड में जो है आपको अपने कार्य को पूरा करना है, यानी कि निश्चित समय सीमा में ही आपको अपने कार्य को पूरा करना होगा। और यह दबाव आ जाता है श्रमिकों या कामगारों पर, और यह दबाव किस
अवधारणा के अंतर्गत आता है तो हम कहेंगे टेलरिज्म या औद्योगिक इंजीनियरिंग के तहत जो है यह कामगारों पर दबाव आ जाता है और अब स्टॉप वॉच की सहायता से उन पर नज़र रखी जाती है और स्टॉप वॉच की सहायता से ही उन्हें अपना कार्य भी पूरा करना होता है। तो इस प्रकार हमने देखा टेलरिज्म क्या है। वर्तमान में नौकरियां किस प्रकार से प्राप्त की जा रही हैं, तो हम कहेंगे औद्योगिकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप भारत अब बहुत ही परिवर्तित स्थिति में है। अब भारत में नौकरियां बहुत ही अलग तरीके से प्राप्त की जा रही हैं। जैसे हम पहले बात करते थे कि व्यक्ति अपने व्यक्तिगत संबंधों से या जान पहचान से क्या प्राप्त कर लेता था, कहीं पर रोजगार प्राप्त कर लेता था या नौकरी प्राप्त कर लेता था। लेकिन उसके बाद में एक दूसरा काल आया जिसमें हमने कहा कि व्यक्ति विज्ञापनों और रोजगार कार्यालयों के माध्यम से रोजगार प्राप्त करने लगा। और अब तीसरी स्थिति आती है जो और भी परिवर्तित है। उसमें बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं अपने यहाँ पर HR की नियुक्ति करती हैं, जो कि अपने यहाँ पर यानी HR के माध्यम से फैक्ट्रियों में कामगारों की नियुक्ति होती है या फिर कंपनियों में जो है कामगारों की नियुक्ति की जाती है। तो हम कहेंगे वर्तमान में नौकरियां प्राप्त करने का तरीका क्या है, तो पुराने समय में नौकरियां प्राप्त होती थी अपनी जान पहचान यानी कि व्यक्तिगत संबंधों से, और उसके पश्चात में दूसरी स्थिति आती है जब नौकरियां प्राप्त किस प्रकार से हो रही हैं, समाचार पत्रों से, पत्रिकाओं या मैगजीन से और विज्ञापनों से। और अब जो तीसरी स्थिति आ रही है उसमें नौकरी प्राप्त करने के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियां, जिसे हम कह सकते हैं मल्टीनेशनल कंपनी या MNC। तो आजकल जो है तीसरी स्थिति हम जो वर्तमान में देख रहे हैं वह है बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपनी वेबसाइट व HR के माध्यम से जो है नौकरियां देती हैं। तो यह जो परिवर्तन है वर्तमान में नौकरी प्राप्त करने के तरीके में हमें देखने को मिला है, जो कि तीसरा चरण है। पहले के चरण और दूसरे चरण से अब हम तीसरी स्थिति में आ गए हैं। इसी तरीके से काम को किस प्रकार करवाया जाता है, तो हम कहेंगे छोटे शहरों और छोटे कस्बों में काम को मिस्त्री के द्वारा करवाया जाता है। यदि हम बड़े कस्बों की बात करें, बड़े कंपनियों की बात करें, तो वहाँ पर कार्य को अलग तरीके से करवाया जाता है। छोटी फैक्ट्री कस्बों और शहरों में मिस्त्री द्वारा काम किया जाता है। कारखानों में कामगारों को हमने अभी पढ़ा मैनेजर द्वारा करवाया जाता है, यानी कामगारों को नियंत्रित करने के लिए कारखानों में किसकी नियुक्ति होती है, मैनेजर की नियुक्ति होती है। और मैनेजर जो होता है वह अधिक काम करवाने हेतु उनके कामगारों के काम के घंटे क्या कर देता है, बढ़ा देता है। तो इस प्रकार काम को किस प्रकार करवाया जाता है, तो छोटे जगह पर स्वयं मिस्त्री ही अपने कार्य नियंत्रित कर लेते हैं, लेकिन बड़े कारखानों में उनके लिए मैनेजर रखा जाता है और मैनेजर जो है वह कार्य के घंटे बढ़ाता है या फिर अन्य तरीके से भी अपने कामगारों पर नियंत्रण रखता है। कुछ कंपनियां जो हैं आउटसोर्सिंग भी करती हैं। आउटसोर्सिंग का अर्थ है बाह्य स्रोतों से कार्य करवाना, यानी कि कुछ कंपनियां जो हैं अपने यहाँ पर बाह्य स्रोतों से काम करवाती है। जैसे कि एक कार का निर्माण करने वाली कंपनी है, वह पूरी कार का निर्माण कर रही है, लेकिन कार के जो टायर हैं वह किसी और फैक्ट्री से बनवा रही है, और इसे ही कहते हैं बाह्य स्रोतों से कार्य करवाना या आउटसोर्सिंग। तो हम कहेंगे कुछ कंपनियां आउटसोर्सिंग भी करती हैं, जिसमें वह कौन से कार्य आउटसोर्स से करवाती है, तो वह कहेंगे हम सफाई के कार्य आउटसोर्स से करवा सकती है, यानी सफाई कर्मचारी किसी अन्य जगह से उसके यहाँ भेजे जाते हैं। साथ ही साथ सुरक्षा कर्मचारी भी उस फैक्ट्री या कंपनी में कहीं और से भेजे जा रहे हैं, या फिर कुछ पुर्जे, जिसमें हमने बात की टायर का उदाहरण, तो कुछ पुर्जे जो है वहां पर बाह्य स्रोतों से भेजे जा रहे हैं। तो यह जो है कुछ कंपनियां आउटसोर्सिंग भी कर रही हैं। बाह्य स्रोतों से किया गया कार्य समय पर पूरा हो जाता है, यानी कि आउटसोर्सिंग का एक प्रमुख लाभ यह है कि यदि आप अपने यहाँ पर आउटसोर्स से कुछ कार्य करवा रहे हैं तो आपका कार्य जो है बहुत ही समय पर पूरा हो जाएगा। साथ ही साथ कंपनी को यह
सस्ता भी पड़ता है। इस कारण बहुत सी कंपनियां जो हैं वह किस पर भरोसा करती हैं, आउटसोर्सिंग पर भरोसा करती हैं, और वह सुरक्षा के लिए या फिर सफाई के लिए या फिर कुछ पुर्जों के लिए आउटसोर्स पर निर्भर हो जाती हैं, क्योंकि आउटसोर्स से करवाया गया कार्य की गुणवत्ता भी अच्छी होती है और वह सस्ता भी पड़ता है, साथ ही साथ वह कार्य समय पर पूरा भी हो जाता है। लेकिन इस आउटसोर्स की कुछ हानियां भी होती हैं। तो हम कहेंगे बाह्य स्रोतों से किए गए कार्य की गुणवत्ता में कभी कभी कमी भी होती है, यानी कि वह कार्य, जैसे कि हमने बात की टायर का निर्माण उदाहरण के रूप में, या फिर किसी कंपनी की सफाई का कार्य, किसी कंपनी की सुरक्षा का कार्य, तो कई बार आउटसोर्सिंग से करवाने की वजह से उस कार्य की गुणवत्ता या क्वालिटी में कमी भी देखने को मिलती है, जिसके के लिए कंपनी को उस आउटसोर्स पर पूरी नज़र रखनी पड़ती है कि किस प्रकार का कार्य जो है वह उस नई कंपनी में आकर के कर रहे हैं। यानी कि यदि कोई व्यक्ति सुरक्षा के कार्य में बाहर से आकर के कार्य कर रहा है कंपनी में, तो वह सुरक्षा के लिए सही तरीके से अपने कार्य को कर रहा है या नहीं, सफाई सही तरीके से कर रहा है या नहीं, इसके लिए कंपनी को सजगता अपनानी पड़ती है। तो हम कहेंगे गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए लगातार सतर्क कंपनी को रहना पड़ता है। किसके लिए? आउटसोर्स के लिए। यदि आउटसोर्सिंग में उत्पादों की आपूर्ति समय पर नहीं होती, यानी कि मान लीजिए कार का निर्माण होना है लेकिन उसे बाहर की फैक्ट्री से आने वाले टायर सही समय पर नहीं मिलते हैं, तो यह कंपनी पर निर्भर है कि वह खोए हुए समय को, यानी कि जो उसका समय खराब हुआ है उस समय को पूरा करे और श्रमिकों को क्या करवाए? ओवर टाइम करवाए। यानी कि यदि उनसे 8 घंटे काम लिया जा रहा है तो वह उसे बढ़ा दे और अपना कार्य जो है, जो समय का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कर सके। तो इसमें भी कहीं ना कहीं श्रमिक को ही नुकसान हो रहा है। तो आउटसोर्सिंग के माध्यम से भी हम देख सकते हैं कि भारत में रोजगार भी कम हो रहा है और श्रमिकों को अन्य तरीके से हानि भी हो रही है। इसी तरीके से उत्पादन को बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक प्रबंधन भी किया जाता है। वैज्ञानिक प्रबंधन या साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है? तो हम कहेंगे इसमें भी मशीनों का प्रयोग किस प्रकार से किया जाए उसकी बात बताई जाती है। यानी कि वैज्ञानिक प्रबंधन में कंपनी या फैक्ट्री में काम को और भी संगठित और भी योजनाबद्ध रूप से किया जाना प्रस्तावित होता है। इसमें संपूर्ण कार्य को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर स्टॉप वॉच, जो हमने अभी देखी थी स्टॉप वॉच, जिसमें कि सेकंड और मिनट के माध्यम से कामगारों से कार्य करवाया जाता है, तो संपूर्ण कार्य को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाएगा और स्टॉप वॉच के माध्यम से उसे किया जाएगा। इसमें कामगारों को बांटे गए समय में अपने काम को पूरा करना होता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं उत्पादन को बढ़ाने हेतु वैज्ञानिक प्रबंधन क्या है? कार्य को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना और उसको भी वह कितने मिनट और कितने सेकंड में पूरा करना है वह कामगारों को बता दिया जाता है। कार्य को तेजी से करने के लिए असेंबली लाइन का श्री गणेश होता है। असेंबली लाइन क्या होती है? तो हम कहेंगे यह है आपकी एक फैक्ट्री जिसमें कि कार का निर्माण हो रहा है और इसमें आप देख सकते हैं एक कन्वेयर बेल्ट है, कन्वेयर बेल्ट, जिसका उल्लेख हमें हमारी अध्याय में मिलता है। कन्वेयर बेल्ट पर जो है कच्चा माल आगे बढ़ रहा है और साथ ही साथ आगे बढ़ते हुए कन्वेयर बेल्ट के पास में ही जो है कामगार खड़े होते हैं और कामगारों को उस कन्वेयर बेल्ट पर जो कच्चा माल खड़ा होता है पहले से, उसमें एक एक पुर्जा अपना अपना जोड़ना होता है। जैसे कि आप यह उदाहरण देख रहे हैं, इसमें एक कन्वेयर बेल्ट है जिसपे कि कार गति कर रही है, कार का कच्चा माल गति कर रहा है और एक व्यक्ति उसमें टायर जोड़ रहा है, दूसरा व्यक्ति उसमें स्टीयरिंग जोड़ रहा है, तीसरा व्यक्ति कई अन्य पुर्जा जोड़ रहा है। तो यह जो है उदाहरण है किसका? असेंबली लाइन का। यानी कि असेंबली लाइन में जो है
श्रमिक जो है या कामगार जो है वह कन्वेयर बेल्ट के पास में खड़े होते हैं और अपने नियत पुर्जे को जो है उस उत्पाद या फिर कच्चे माल में जोड़ते जाते हैं। इससे क्या होता है, वह कार जो है पूरी निर्मित हो जाती है। तो हम क्या कहेंगे, कार्य को तेजी से करने के लिए असेंबली लाइन का श्री गणेश होता है। और यह भी किसका उदाहरण है, वैज्ञानिक प्रबंधन का उदाहरण है। तो वैज्ञानिक प्रबंधन में किसका श्री गणेश होता है, हम कहेंगे असेंबली लाइन का श्री गणेश होता है, जिसमें कि कन्वेयर बेल्ट पर कच्चा माल गति करता है और हर व्यक्ति जो है उसमें एक एक पुर्जा जोड़ता हुआ जाता है। तो यह उदाहरण है असेंबली लाइन का। भारत के अधिक मशीनों वाले उद्योगों में कम लोगों को काम दिया जाता है। तो जिन फैक्ट्रियों या फिर उद्योगों में बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं वहां पर बहुत ही कम कामगार या श्रमिक काम कर रहे होते हैं, जिससे कि हम क्या कहेंगे, बेरोजगारी बढ़ रही है। तो भारत के अधिक मशीनों वाले उद्योगों में कम लोगों को काम दिया जाता है। जो स्थायी रूप से वहां कार्य करते हैं उन्हें भी मशीनी गति से काम करना होता है। जैसे कि हम देख सकते हैं इस उदाहरण में प्रिंटिंग प्रेस का एक दृश्य है। इसमें अधिकतर क्या है, मशीनें हैं और बहुत सारी मशीनों के बीच में एक व्यक्ति खड़ा है जो इन सभी मशीनों को क्या कर रहा है, संचालित कर रहा है। तो इन मशीनों के संचालन के लिए केवल एक व्यक्ति ही पर्याप्त है और इस व्यक्ति को भी कई सारी मशीनों पर एक साथ नज़र रखनी होती है और मशीनों पर नज़र रखते हुए यह व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं बहुत ही थकान महसूस करता है। तो हम कहेंगे कि भारत के अधिक मशीनों वाले उद्योगों में कम लोग काम करते हैं और साथ ही साथ जो स्थायी रूप से वहां काम करते हैं उन्हें भी मशीनों की गति से ही काम करना होता है, यानी कि इसे मशीनों को नियंत्रित या संचालित करने के लिए भी मशीनों की तरह ही काम करना होगा। इसी का उदाहरण मिलता है हमारी पुस्तक में। भारत के एक प्रमुख उद्योग कपड़ा मिल के एक कामगार द्वारा बताई गई आप बीती का। तो कपड़ा मिल में जो है एक कामगार जिसका नाम रामचंद्र है, वह बताते हैं कि आपको ऊर्जा की आवश्यकता होती है, आपको ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आंखें, गर्दन, टांगे, हाथ और शरीर का प्रत्येक हिस्सा घूम रहा होता है। और ऐसा क्यों हो रहा होता है, क्योंकि वह एक व्यक्ति जो कपड़ा मिल में काम कर रहा है वह बहुत सारी मशीनों को एक साथ चलाने का प्रयास करता है। उसके ऊपर कई सारी मशीनों को चलाने की जिम्मेदारी होती है। इस कारण उसकी आंखें, गर्दन, टांगे, हाथ और शरीर का प्रत्येक हिस्सा घूमने लगता है। बुनाई के काम में लगातार टकटकी लगानी पड़ती है, यानी कि किस प्रकार से कपड़ा बुन रहा है तो उसमें लगातार उसे टकटकी लगाकर देखना होता है। आप कहीं नहीं जा सकते, आपका पूरा ध्यान मशीन पर केंद्रित होना चाहिए। जब 4 मशीनें चल रही हों तो चारों को चलना चाहिए, यानी एक व्यक्ति कितनी मशीनों को संचालित कर रहा है, 4 मशीनों को संचालित कर रहा है। तो आपका कार्य है कि जब 4 मशीनें चल रही हो तो चारों को चलना चाहिए, उनमें से एक भी रुकनी नहीं चाहिए। तो यह स्थिति है बड़ी फैक्ट्रियों में या बड़ी मिलों में जो है एक कामगार की स्थिति बता रही है, जो कि हमारी पुस्तक में सीधा सीधा दिया गया है। इसी तरीके से यह प्रिंटिंग प्रेस का उदाहरण भी आप देख सकते हैं, जिसमें एक व्यक्ति इस पूरी प्रिंटिंग प्रेस की इतनी सारी मशीनों को संचालित कर रहा है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि पूरे दिन में कामगारों को बहुत कम विश्राम के लिए समय मिलता है। इससे प्रत्येक व्यक्ति कम आयु में ही ज़्यादा परिपक्व हो जाता है और वह अपने काम से 40 वर्ष की उम्र के आसपास ही जो है वह अपने काम से मुक्त होना चाहता है, क्योंकि वह शारीरिक रूप से जो है बहुत ही निढाल हो जाता है और थकान महसूस करता है। साथ ही साथ वह मानसिक रूप से भी थक जाता है। तो यह एक श्रमिकों की स्थिति हमें देखने को मिलती है मशीनीकरण के परिणाम स्वरूप। पूरे दिन में कामगारों को बहुत कम विश्राम मिलता है। इससे प्रत्येक व्यक्ति कम आयु में ही ज़्यादा परिपक्व व निढाल हो जाता है। मशीनों का प्रयोग कार्यकर्ताओं की क्षमता को कम कर देता है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे मशीनें बढ़ रही हैं तो जो कार्यकर्ता पहले बहुत ही अधिक श्रम कर सकते थे उनकी भी क्षमता में धीरे धीरे कमी आने लगती है। आईटी क्षेत्र में एक नई अवधारणा का जन्म
होते हुए हमें दिखता है वह है टाइम्स स्लेवरी। यानी कि यह तो थी श्रमिकों की स्थिति जिसमें कि उनके पास में कम समय में अधिक से अधिक कार्य करने का दबाव होता है। उसी तरीके से आईटी क्षेत्र में क्या परिवर्तन आया है, तो हम कहेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या सूचना तकनीकी में जो है भी परिवर्तन आया है और उसमें एक नई अवधारणा आती है टाइम्स स्लेवरी, या जिसे हिंदी में कहेंगे समय की चाकरी। यानी कि आप किसके अधीन हैं, आप समय के अधीन हैं या आप समय की चाकरी कर रहे हैं। तो अभी हमने स्टॉप वॉच का उदाहरण देखा जो कि श्रमिकों के अंतर्गत मिनट और सेकंड्स में श्रमिकों पर एक बोझ होता है कि वह उस कार्य को निर्धारित समय में पूरा करे। इसी तरीके से आईटी क्षेत्र में भी समय की चाकरी होती है, यानी कि उन पर भी समय पर कार्य करने का बोझ या दबाव होता है। तो टेलरवाद की अवधारणा को आईटी क्षेत्र में भी लागू किया गया। जो अभी हमने टेलरवाद देखा था उसी को आईटी क्षेत्र में कैसे लागू किया गया है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति एक निश्चित समय अवधि में अपना काम करता है, यानी कि यहाँ पर भी आईटी क्षेत्र में भी हर एक व्यक्ति अपना कार्य जो है एक निश्चित समय सीमा में पूरा करना, उस पर आवश्यक नियम लागू किया जाता है। औसतन कितने घंटे, तो औसतन 10 से 12 घंटे का कार्य दिवस होता है। एक दिन में उनसे 10 से 12 घंटे काम लिया जाता है। और इसमें भी अंतर इस प्रकार से होता है कि भारत के जो अधिकांश कामगार हैं वह किसी अन्य ग्राहक देश से जुड़े हुए होते हैं, और यदि भारत के समय और उस ग्राहक देश के समय, जैसे कि भारत और यूएसए के समय में यदि अंतर होगा तो भारत में रात में काम किया जाएगा, चूंकि वहां पर उस समय पर दिन होता है। तो हम क्या कहेंगे, रात भर कार्य करना एक बहुत ही आम बात हो चुकी है, एक सामान्य बात मानी जाती है, जिसे हम कहते हैं स्वैच्छिक रूप से व्यक्ति रात को कार्य करना पसंद करने लगा है, जिसे हम नाइट शिफ्ट, नाइट ड्यूटी या नाइट आउट भी कह सकते हैं। तो अब भारत में रात भर कार्य करना आईटी क्षेत्र में एक बहुत ही सामान्य बात हो गई है, जिसे हम समय की चाकरी के अंतर्गत देख रहे हैं। लंबे कार्य घंटे होने के कारण भारत और ग्राहक देश के बीच की समय की भिन्नता है। तो भारत और ग्राहक देश में हम कहेंगे जैसे कि यूएसए, तो यहाँ पर समय की भिन्नता है। तो भारत और ग्राहक देश में समय की भिन्नता होने के कारण भारत में लंबे समय तक या लंबे घंटों तक कार्य करवाया जाता है। इसलिए पेशेवर अपना समय स्लॉट जो है या काम के घंटे खुद ही चुन सकते हैं। तो हम कहेंगे कि कार्य के घंटे लंबे होने की वजह से यह पेशेवर या कामगारों पर छोड़ दिया गया है कि आप कौन से टाइम स्लॉट में कार्य करना चाहते हैं, यानी कि आपकी काम की अवधि दिन की होगी या रात की होगी, ये पेशेवरों पर ही छोड़ दिया जाता है। भारत में जो है 3 आईटी केंद्र प्रमुख रूप से हैं। पहला आईटी केंद्र है बेंगलुरु, जिसे हम सिलिकॉन शहर भी कहते हैं। दूसरा आईटी केंद्र है हैदराबाद, जिसे हम हाईटेक शहर भी कहते हैं। और तीसरा है हमारा गुड़गांव, जो कि साइबर शहर है। तो भारत के 3 शहर हैं जो आईटी केंद्र हैं, और इन आईटी केंद्रों में अब क्या परिवर्तन होने को दिख रहा है, तो हम कहेंगे चाहे वो बेंगलुरु हो, हैदराबाद हो या गुड़गांव हो, इन आईटी केंद्रों में अब परिवर्तन होते हुए दिख रहे हैं। हम कहेंगे कि अब इन आईटी केंद्रों में जो भी पेशेवर काम कर रहे हैं उन्हें अपने टाइम स्लॉट के अनुसार काम करना होता है, और वह 10 से 12 घंटे का समय होता है। और इसी समय में वे जो हैं कभी रात चुनते हैं और कभी दिन चुनते हैं। तो यह उनकी इच्छा पर निर्भर करता है कि वह कौन सा टाइम स्लॉट चुनते हैं। और चूंकि वह रात का समय भी चुन सकते हैं, और भारत और ग्राहक देश की समय की भिन्नता का एक प्रमुख कारण है कि भारत में यदि दिन है तो वहाँ रात है, तो हम कहेंगे कि रात के समय में भारत के पेशेवर अधिक काम कर रहे हैं। और इस वजह से भारत के ये जो 3 आईटी केंद्र हैं, यहाँ पर रेस्तराओं के खुलने का समय भी बदलता हुआ दिख रहा है। तो हम कहेंगे भारत के इन 3 आईटी केंद्रों में अब रेस्तराओं के खुलने का समय भी लेट से शुरू हो रहा है, यानी कि अब यह रात भर खुले रहने लगे हैं। तो हम कहेंगे आईटी क्षेत्रों में परिवर्तन आ गया है, आईटी केंद्रों में परिवर्तन आ गया है। इन शहरों में दुकानों और रेस्तराओं ने अपने खुलने का समय भी बदल दिया है, और पेशेवरों के समय
के अनुसार अभी यह देरी से खुलने लगे हैं, जिसमें हम बात कर सकते हैं बेंगलुरु की, हैदराबाद की और गुड़गांव की। तो यह तीनों जो आईटी केंद्र हैं, अब यहाँ पर रात में भी दुकानें और रेस्तरां पूरी रात खुले रहने लगे हैं। यानी कि अब ये जो रेस्तरां और दुकान हैं ये रात भर खुलने लगे हैं, जिसमें कि भारतीयों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियत हो सके। और भारतीय पेशेवर यदि रात भर भी या नाइट आउट या नाइट शिफ्ट करते हैं तो भी उन्हें सुविधाएं प्राप्त हो सके। यह एक प्रमुख परिवर्तन है जो कि आईटी केंद्रों में देखने को मिल रहा है। इसी तरीके से जो दूसरा प्रमुख परिवर्तन है जो कि सामाजिक क्षेत्र में होता हुआ दिखाई दे रहा है वो यह है कि आईटी केंद्र जो हैं उनमें धीरे धीरे संयुक्त परिवार की अवधारणा बढ़ती हुई दिख रही है। और ऐसा क्यों हो रहा है, तो हम कहेंगे आईटी क्षेत्र में जो भी पेशेवर काम कर रहे हैं यदि वे पति पत्नी के रूप में हैं और दोनों ही पेशेवर हैं तो उन्हें आवश्यकता है कि अपनी आने वाली पीढ़ी या फिर अपने बच्चों के लालन पालन के लिए घर में बुजुर्गों की आवश्यकता महसूस होने लगी है। और इस कारण वे अपने परिवार के बुजुर्ग सदस्यों को अपने साथ रखने के लिए सोचने लगे हैं। तो इस प्रकार से इन आईटी केंद्र जो कि बहुत ही विकसित क्षेत्र की तरफ बढ़ रहे हैं, वहां पर भारत की प्राचीन परंपरा हमें पुनः दिखाई दे रही है, जिसे हम कह सकते हैं संयुक्त परिवार यहाँ पर पुनः स्थापित होने लगे हैं। तो इस प्रकार से हम कहेंगे सॉफ्टवेयर और आईटी क्षेत्र में यदि पति पत्नी दोनों ही काम कर रहे हैं तो शिशु पालन के लिए यानी बच्चों के पालन के लिए फिर से संयुक्त परिवार जो लुप्त प्राय हो गए थे का प्रचलन बढ़ने लगा है। यानी कि अब इन आईटी केंद्रों में किनका प्रचलन बढ़ने लगा है, संयुक्त परिवारों का प्रचलन बढ़ने लगा है। अतः औद्योगिकरण के कारण से दादा दादी बच्चों के लिए परिवार में पुनः स्थापित होने लगे हैं। यानी कि ये उदाहरण आप देख सकते हैं कि आईटी केंद्रों में संयुक्त परिवार बच्चों के शिशु पालन या पालन पोषण के लिए पुनः स्थापित होने लगे हैं। तो इस प्रकार से हमने इस भाग में देखा कि उदारीकरण, भूमंडलीकरण और निजीकरण के परिणाम स्वरूप और भारत की सरकारों के प्रयास के परिणाम स्वरूप हम क्या कहेंगे, भारत में धीरे धीरे मशीनीकरण भी बढ़ रहा है, भारत के श्रमिकों की स्थिति में भी परिवर्तन आ रहा है, भारत में औद्योगिक प्रबंधन या वैज्ञानिक प्रबंधन भी बढ़ रहा है और भारत के आईटी क्षेत्रों में भी परिवर्तन होते हुए दिख रहा है, जिसमें कि हमने बात की कि भारत पुनः अपने पुराने सामाजिक मूल्यों की तरफ भी लौटता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से यह सभी जो है मिले जुले परिणाम हैं जो हमने भूमंडलीकरण और उदारीकरण के परिणाम स्वरूप इस भाग में पढ़े हैं। मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद।